जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी अकेडमी 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी 2025 में संभावित है, तो इसी क्रम में हमारे चैनल पर जो है पढ़ाई कराई जा रही है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की। तो आप लोग हमारे चैनल पर आइए और यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पर हिंदी का शिक्षण और विज्ञान का शिक्षण के बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सामाजिक का शिक्षण चल रहा है, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो हो। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज हम लोग 101 से लेकर 162 तक क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो साथियों, आप लोग के लिए सूचना है, अगर आप में से कोई भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर यूपी से संबंधित अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल पढ़ाया गया है। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से जो है मदद मिलेगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए, कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट? ऑप्शन है अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। साथियों, मौर्य साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है, बिंदुसार के बाद अशोक बनता है, इसी क्रम से आगे चलता है, और जो है अंतिम शासक जो है बृहद्रथ होता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। गुप्त वंश का प्रारंभ वर्ष है, तो गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी या फिर 335 ईस्वी, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर है, तो दशावतार मंदिर कहाँ है साथियों? भूमरा से, देवगढ़ में, खजुराहो में या फिर भीतर गांव में। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ में, ठीक है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने। तो पाल वंश की संस्थापना जो है गोपाल ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती की। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। 106 क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी, किताबुल हिंद। इसका राइट जवाब हो जाएगा शाहनामा की रचना की थी। किसकी? शाहनामा की। क्वेश्चन नंबर 107 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे? तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है। तो ये जो तथाकथित दास वंश है, इसी में जो है सर्वाधिक शासक हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दास वंश या फिर इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, गुलाम वंश। इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ऐबक ने की थी। और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम, ठीक है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या फिर स्कंदगुप्त से। इसका राइट जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए। तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक था। तो तुगलक वंश की संस्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक या फिर खान जहां मकबूल ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिनका नाम था। तो तुगलक के काल में जो है प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, क्या नाम था उसका जो है? वारंगल, देवगिरी, भद्रा या फिर विजयनगर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर जो है हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए या फिर भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए। चौथा ऑप्शन है भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग आया था बौद्ध धर्म, ठीक है, ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए ह्वेनसांग जो है किसके समय में आया था साथियों? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, किसके काल में? सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है ये आया था। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किससे बने हैं? परतदार शैल से, रूपांतरित शैल से, आग्नेय शैल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आग्नेय शैल से। ठीक है, तो भारत के दक्षिण पठार जो है आग्नेय शैल से निर्मित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इकाइयों के नाम में जो है शामिल है। तो विश्व के 7 आश्चर्यजनक यानी कि जो आश्चर्यजनक जो चीज़ें हैं, तो इनमें कौन सी चीज़ें हैं? जो कि 7 चीज़ें हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो है? चलिए, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, हवा महल है या फिर जामा मस्जिद। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ताजमहल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 114 क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्प, हिमोड़, गार्ज या फिर भृगु। तो उसका राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर सी, गार्ज। तो पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, पखवाड़ा एक माह में जो है 2 पखवाड़े होते हैं, 15-15 दिन का जो है पखवाड़ा माना जाता है। ठीक है, तो एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष माने जाते हैं। तो पूर्णिमा से पूछ रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। पहले जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्ण चंद्र के बाद फिर धीरे धीरे जो है चंद्र फिर से अपने जो है उसका आकार जो है घटने लगता है। ठीक है, तो जब उसका आकार घटने लगता है तो जब जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है उस दिन शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष का अंतिम समय होता है, अर्थात 15वां दिन होता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है। तो पूर्णिमा के बाद, ठीक है, अमावस्या तक कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कृष्ण पक्ष। और जब 15 दिन बीत जाएगा कृष्ण पक्ष, फिर उसके बाद जो है पूर्ण चंद्र होगा, फिर उसके बाद जो है फिर से शुक्ल पक्ष जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं साथियों। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है, मेटल, भूपर्पटी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है,
तो कितनी मात्रा पाई जाती है? 1%, 78%, या फिर 21%, या फिर 16%। तो कितनी मात्रा पाई जाती है? 21%। ठीक है, ये नाइट्रोजन की जो है मात्रा 78% होती है। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या फिर 15। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, हमारे मूल संविधान में 22 जो है भाग हैं। कितने? 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 395 जो है आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए 120 क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 42 है, 20 है, 25 है, या फिर 30 है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। ठीक है, 121 क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? ठीक है, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो उस समय अशोक जो है वायसराय था। तो किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, या फिर तोसाली। तो तक्षशिला का जो है उस समय अशोक वायसराय था। ठीक है, बिंदुसार के बाद अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है सम्राट बनता है। ठीक है, चलिए किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? यशोवर्मन के समय, रामगुप्त के समय, कुमारगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त के समय। तो कुमारगुप्त के समय जो है हूणों ने आक्रमण किया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 123 है, सबसे पहले भारत आया। तो इनमें से कौन जो है सबसे पहले भारत आया था? वेनसांग आया था, मार्को पोलो आया था, या फिर इब्न बतूता, या फिर मेगास्थनीज आया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत आया था। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, भारत आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इसने इंडिका नाम की जो है पुस्तक लिखी थी। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता थे। तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है हर्ष, सेकंड ऑप्शन बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन भवभूत, और फोर्थ ऑप्शन मातंग। तो हर्षचरित के रचयिता जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, राइट आप जवाब हो जाएगा 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की जो है पराजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की? अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये गोपाल ने की थी, धर्मपाल ने, देवपाल ने, या फिर नारायण पाल ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर रणराज? जिसका राइट जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 128 क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्मात्री सभा के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तथा स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब या फिर नदी या उपयुक्त सभी। तो भूजल जो है स्रोत है वर्षा का जल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, वर्षा का जल। चलिए 130 क्वेश्चन देखते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य जो है मकर रेखा पर, ठीक है, सीधा चमकता है, इसीलिए नाम भी पड़ा है जो है मकर संक्रांति, ठीक है। इस समय सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश, कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश कर जाता है और सीधा जो है मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। 131 क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। कब कैसे किया जाता है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। 132 क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण का अधिकार, ठीक है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यही जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले ये मूल अधिकार प्राप्त था लेकिन बाद में जैसे जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया। अब ये जो है केवल कानूनी अधिकार रह गया है, न कि मूल अधिकार है, ठीक है। विधिक अधिकार है, न कि कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, यह कथन है। किसका कथन है? MC सीतलवाड़ ने दिया था यह कथन। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है प्रो KT शाह ने, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट जवाब हो जाएगा MC सीतलवाड़ ने, ठीक है। चलिए 134 क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? शेक्सपियर जो है अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या फिर आयरलैंड के, किस देश के नागरिक थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा इंग्लैंड के नागरिक थे, ठीक है। चलिए 135 क्वेश्चन है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। तो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी हो जाएगी? विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या फिर भगवान बुद्ध की, ठीक है। तो चोल काल निर्मित नटराज की जो है प्रसिद्ध मुद्रा मानी जाती है। नटराज मुद्रा जो है भगवान शिव की है, ठीक है। चलिए 136 क्वेश्चन जो है करते हैं, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया था? इक्ता। पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सेकेंड ऑप्शन इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन बलबन और फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद तुगलक। तो कौन सा सुल्तान था वो? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। 137 क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या फिर काबुल में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में, ठीक है। चलिए 138 क्वेश्चन, हिजरी संवत चलाया गया। तो हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या फिर शाहजहां द्वारा। तो साथियों हिजरी संवत जो है अकबर द्वारा जो है चलाया गया था, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, धर्म की जो है शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, ठीक है। दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है।
तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए 140 क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या फिर जीजाबाई ने? इनका नेतृत्व किया था ताराबाई ने। ठीक है, चलिए 141 क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की जो है मतलब किया जाता है, तो कितने जो है सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। मनोनीत करने की संख्या है, तो कितनी संख्या है जो है? 2 है, 4 है, 5 है या फिर 12 है? तो राइट जो हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए वैसे अब इसे जो है चेंज कर दिया गया है और अब जो है आंग्ल जो है सदस्य जो है नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में कुल जो है 552 जो है सीटें सदस्यों की, जिसमें से 2 जो है आंग्ल जो है सदस्यों के लिए रखी जाती थी, जिसमें अब वो जो है उसको हटा दिया गया है। तो अब जो है केवल 550 ही जो है सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को जो है, ठीक है, अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या करने का अधिकार है? बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो अपने फैसले करता है उससे संबंधित कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग पढ़कर उसे जवाब दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय इसके संबंध में क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है साथियों, लेकिन ध्यान रहे सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले को तभी बदल सकता है, जैसे मान लीजिए कोई सिंगल बेंच, सर्वोच्च न्यायालय के सिंगल बेंच अर्थात एक सिंगल जज ने फैसला दिया है, तो उसके बड़ी जो है बेंच उस फैसले को परिवर्तित कर सकती है, जैसे डबल बेंच परिवर्तित कर सकती है। अगर डबल बेंच ने कोई फैसला दिया गया है तो उससे भी बड़ी बेंच 5 बेंच या फिर 7 जजों की बेंच या फिर 9 जजों की बेंच, अभी तक जो है टोटल सबसे ज़्यादा जो है 13 जजों की बेंच तक बैठाया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो उससे बड़ी जो है बेंच फैसले को जो है परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, चलिए 143 क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? ठीक है, कौन सा विवाद का विषय रहा है मौलिक अधिकार? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार जो है सर्वाधिक विवाद में रहा है, जिसे अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, चलिए 144 क्वेश्चन है, यह बजट जिसमें वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। ठीक है, तो वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो तो कौन सा बजट होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट या फिर घाटे के बजट में? ठीक है, या फिर बजट में? ठीक है, तो इसमें क्या राइट जवाब हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संतुलित बजट अर्थात वह बजट जिसमें आय और व्यय जो है, आय और व्यय बराबर हो, तो इसमें न तो प्रॉफिट होगा, न ही प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं होगा, दोनों चीज़ें बराबर होंगी, तो इस बजट को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। ठीक है, चलिए 145 क्वेश्चन है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, तो दामोदर घाटी योजना से क्या संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम और या फिर बिहार? तो दामोदर घाटी परियोजना से 2 राज्य संबंधित हैं, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 145 क्वेश्चन है, 145 हो गया है। 146 क्वेश्चन है, 6 महीनों की रात और 6 महीने के का दिन जो है होता है, तो 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या फिर संभव नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है कि संभव नहीं है, संभव है साथियों। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी
दोनों ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हुआ करती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 147 क्वेश्चन देखते हैं। तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है पठार, सेकेंड ऑप्शन सिंधु पंख, थर्ड ऑप्शन महासागर धारा और फोर्थ ऑप्शन है प्रायद्वीप। तो तीन ओर से घिरा हुआ जो पृथ्वी का भाग होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए कि कोई लैंड है यहाँ पे, ये जो है तीन ओर से जो है क्या हो जाएगा, तीन ओर से घिरा। ठीक है, तीन ओर से जो है ये जो है जल से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली, ठीक है, की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी गई है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, 149 क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। कौन से सागर में सर्वाधिक जो है नमक पाया जाता है? कैस्पियन सागर में, लाल सागर में, मृत सागर में या फिर भूमध्य सागर में। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर में। साथियों, इस सागर में इतना नमक पाया जाता है कि इसमें कोई भी वस्तु अगर ऐसे रैंडमली फेंक दी जाए तो वो जो है उसमें डूबेगी नहीं। डूबेगी तभी जब उसकी डेंसिटी उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन नमक इतनी ज़्यादा है कि जो है कोई वस्तु जो है उसमें डूबेगी नहीं नॉर्मली। ठीक है, अगर आप भी उसमें जाएंगे तो आप भी जो है डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, पानी के ऊपर ही, सतह पर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए 150 क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। अर्थात गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। बुद्ध चरित्र के लेखक थे। तो बुद्ध चरित्र की रचना की जो है किसने की थी? अश्वघोष ने, नागार्जुन ने, कालिदास ने या फिर चरक ने। तो इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। 152 क्वेश्चन है, शून्य के आविष्कारक थे? आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन या फिर वराह मिहिर। तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चलिए 153 क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक हैं? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, वेनसांग, कालिदास। तो कौन हो जाएगा इसमें? हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है साथियों, हर्ष जो है प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज आता था और यहाँ पर जो है अपनी अधिकतम जो है संपत्ति को दान करता था और कुंभ मेले में जो है, यहाँ मेले में जो है अपनी अधिकतम संपत्ति को दान करके चला जाता था। ठीक है, चलिए 154 क्वेश्चन है, चंदेल शासकों की राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? उज्जैन, धार, खजुराहो या फिर कन्नौज। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो। ठीक है, चलिए 155 क्वेश्चन है, दास वंश कहा जाता है? चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो हो जाएगा गुलाम वंश को। गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। चलिए 156 क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह या फिर गयासुद्दीन बलबन या फिर कैकूबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा कैकूबाद। कैकूबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में जो है घटित होती हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर बहिर्मंडल में। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं देख लेते हैं। कौन कौन सी परतें होती है वायुमंडल की? क्षोभ मंडल होता है सबसे पहले, जिसका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं।
इसे मोस्टली जो है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ तो होता है, ठीक है। समताप मंडल जो है 18 से 50, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी समताप मंडल में जो है ओजोन पाई जाती है। कौन सी क्या पाई जाती है? ओजोन, ठीक है, जो कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है कंट्रोल करती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे स्किन कैंसर जो है पृथ्वी पर कम होता है, ठीक है। अगर सोचिए साथियों, अगर सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी तो यहाँ जो है बहुत सारी जो है त्रासदी होगी, ठीक है। यहाँ लोगों को बहुत तेज़ी से जो है स्किन कैंसर होने लगेगा और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ होंगी, ठीक है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है सुधारना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है। CFC गैस जो है, CFC गैस जो है हमारे ओजोन को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। और CFC गैस ज़्यादातर हमारे फ्रिज, कूलर, टीवी इन्हीं चीज़ों से जो है निकलती है, ठीक है। तो हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए और इन्वायरमेंट को जो है थोड़ा ठीक ठाक रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 158 क्वेश्चन है, वायुदाब को मापने की इकाई है। तो वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है मिलीबार, सेकंड ऑप्शन सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन जो है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर, ठीक है। तो वायुदाब को मापने की इकाई, ठीक है। 158 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका राइट जवाब दीजिएगा मिलीबार, ठीक है। तो वायुदाब जो है मिलीबार जो के द्वारा जो है मापा जाता है, ठीक है। 159 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट जवाब दीजिए आप लोग। कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? इसका राइट जवाब हो जाएगा 6। साथियों, जब मूल संविधान बना था तो उस समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, जिसमें से संपत्ति का भी अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार में आता था, लेकिन फिर बाद में इसे जो है संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, ठीक है। और अब जो है केवल 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, बल्कि केवल कानूनी अधिकार रह गया है, ठीक है। चलिए 160 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 15 अप्रैल 2005 को, 15 जून 2005 या फिर 15 अगस्त 2005, और चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर 2005। राइट जवाब हो जाएगा 15 जून 2005, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूफी, जर्राह, पीर या फिर साख या फिर खान शामा, ठीक है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी, पीर कहलाते थे। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक जो है पीर कहलाते थे, ठीक है। चलिए 162 क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है साथियों? कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से या फिर कृषि उत्पादन वृद्धि से, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। इसमें आप ऑप्शन डी भी देख रहे होंगे, कृषि उत्पादन वृद्धि से। अगर इसमें बी और डी दोनों का था तो वो मोस्टली ज़्यादा सही होता, लेकिन चूंकि इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा जो है रिलेवेंट है, इसलिए बी ऑप्शन को हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। तो कृषि का संबंध जो है कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। तो हमारे यहाँ जब हरित क्रांति साथियों आई थी, कब आई थी? 1966-67 के समय जो है हरित क्रांति आई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन जी को जो है माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो है फायदा गेहूं और धान की फसलों में हुआ था, ठीक है।
गेहूँ और धान की फसलों में हुआ। और भारत में गंगा का जो कछारी इलाका है, ठीक है, गंगा के कछारी इलाके में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं तथा धान का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। ठीक है साथियों, चलिए काफ़ी विश्लेषण हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है साथियों, आप लोग वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइए हमें इसी प्रकार का वीडियो और हम आगे आप लोग के लिए कंटिन्यू करें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए अपनी, आप लोग की परीक्षा जो है फरवरी में निश्चित रूप से होनी ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।